एवरीबॉडी, मेरा नाम है जैदन सार और मैं रोज़ एडिटोरियल आर्टिकल द हिंदू डिस्कशन करता हूँ। तो आज का कोर्स है कि इंसान के अंदर अगर हौसला हो तो तभी वो ऊंचे उड़ान उड़ सकता है। मैं क्या देखता हूँ, परिंदों के पर है वो आसमानों में पर फैला के उड़ता है, लेकिन परिंदे अगर ये सोच ले कि जब वो आसमान में उड़ने के लिए पर फैलाएंगे तो वो गिर जाएंगे, वो उड़ नहीं सकेंगे, तो परिंदे कभी नहीं उड़ सकते। पहली बात, हौसला चाहिए। कुछ भी करने के लिए इंसानों के अंदर जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए। और किसी ने क्या खूब कहा है, अगर जुनून और विज़न को अगर दोनों मिल जाए, जुनून और विज़न दोनों मिल जाए, तो इंसान इतिहास बदल सकता है। ठीक है, इतिहास रच सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। तो 6 फरवरी है। तो आज जो आर्टिकल है एक स्टोरी टाइप के यहाँ पर कुछ बातें विस्तार पूर्वक दिया गया था, तो इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके इसमें से काम की चीज़ें मैंने निकाला है। तो एक प्रिजनर की ट्रेजेडी एक प्रिजनर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि 1991 में जो राजीव गांधी की एसेसिनेशन हुई थी, यानी कि राजीव गांधी की हत्या हुई थी 1991 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान में। तो इसमें एक व्यक्ति था जिसको पकड़ा गया था, जिसका नाम था पेरा पेरारिवलन। ठीक है, पेरारिवलन को सीबीआई ने अरेस्ट किया। सिर्फ एक शक के बिना पर इनको अरेस्ट किया गया और इनके ऊपर 2 चार्जेज लगाए गए। तो ये 2 चार्जेज क्या है, इसको जान लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये था टाडा, जिसको कहते हैं टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, टाडा। और ऐसा ही एक और एक्ट है पोटा, जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट। ठीक है, तो ये 2 एक्ट के तहत। और दूसरा ये था आईपीसी के अंदर मर्डर अंडर द इंडियन पिनल कोड। ठीक है, कंस्पिरेंसी टू मर्डर अंडर द आईपीसी के तहत जो है इनको अरेस्ट किया गया था। तो ये 2 चार्जेज इनके ऊपर लगाए गए। एसेसिनेशन जो हुआ राजीव गांधी का 1991 में, टाडा और पोटा, और फिर यहाँ पर आईपीसी भी जो है इनके ऊपर लगा। तो सीबीआई ने एक शक के बिना पर इनको अरेस्ट किया था। वो शक क्या था कि जिस जगह पर जो है ये इनका एसेसिनेशन हुआ और जो बम का इस्तेमाल हुआ, तो इनके ऊपर ये शक लगाया गया कि इन्होंने इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ में जो है शामिल हुआ और इसमें एक क्रिटिकल रोल अदा किया है। जिसके बारे में बात कर रहे थे, पेरारीवलन। ठीक है, इन्होंने ये जो है कह लें मेन भूमिका निभाया एसेसिनेशन में। तो ये 2 चार्जेज इनके ऊपर लगाए गए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि बहुत अभी की बात बताई जा रही है कि एक सीबीआई ने तो इनको अरेस्ट किया। ठीक है, लेकिन 1998 में एक कमेटी बैठाया गया था, जस्टिस एमसी जैन। ठीक है, तो इन्होंने जस्टिस एमसी जैन ने जब ये कमेटी बैठाई, जो इनका कमेटी का नाम था जैन कमीशन इंक्वायरी। ठीक है, तो 1991 में इन्होंने आइडेंटिफाइड किया कि सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन थी, इनके अंदर में काफ़ी सारी जो है क्लैरिटी काफ़ी गैप था, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें गैप थी। मतलब सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। जैसा कि जिस शक के बिना पर जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, वो व्यक्ति इसमें संलिप्त नहीं था, जबकि उनको पकड़ा गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि 2 डिकेड यानी कि एक लंबे टाइम के बाद जो है ये बातें अभी सामने आई और इस कमेटी का जो है रिपोर्ट जो है अभी पब्लिश हुआ है। तो पेरीविलन को जो है कंटिन्यू उन्होंने जो है पार्डन डिमांड भी किया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से। गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 161 के तहत गवर्नर के पास पावर होता है पार्डन का, यानी कि क्षमा क्षमा दान करने का। यानी कि कोई व्यक्ति जिसकी कंटिन्यूसली चाहे प्रिजन में है, ठीक है, या फांसी की सज़ा हो गई है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। लेकिन गवर्नर के पास भी ये पावर होता है कि किसी व्यक्ति जो लाइफ इन प्रिजन है, तो उनको ये 161 गवर्नर के पावर के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पर वर्णन है, तो उनको पैडन मिल सकता है, मतलब क्षमा याचना प्राप्त हो सकती है। अब बात यह है कि इतने लंबे टाइम के बाद, यानी कि अब ये साबित हुआ, जबकि ये पहले से ही कहते आ रहे थे कि ये जो है इनको इनके खिलाफ 30 साल, जब ये जेल में गए थे तो इनकी उम्र 19 साल थी। ठीक है, और जब ये जेल से बाहर आए तकरीबन 30 साल के बाद, तो यानी कि अब समझिए कि इनकी उम्र है 49 ईयर्स। तो 30 साल इन्होंने जेल में रह कर के गवा दिया, जबकि सिर्फ और सिर्फ सीबीआई ने इनको एक शक के बिना पर इनको अरेस्ट किया था। ठीक है, और उनका नाम है थिया गराजन, एसपी थे वो सीबीआई में। ठीक है, तो इन्होंने ये चार्जेज इनके ऊपर लगाए कि ये संलिप्त पाए गए थे राजीव गांधी एसेसिनेशन में
और ये अपने ज़िंदगी के 30 साल बर्बाद किए और फिर लास्ट में सारी जो जैन कमीशन इंक्वायरी जो बैठाया गया था इनकी इनकी रिपोर्ट जो है अभी इशू की गई और फिर जो है चीज़ें इनके खिलाफ चलती रही बैकग्राउंड। इतना पीड़ा इन्होंने झेला अपने फ्लैशबैक में। तो कह सकते हैं कि एक पूरे हमारा जो सिस्टम है जस्टिस का और एक जो ट्रायल चलता है कैदी के खिलाफ या फिर जो मुजरिम या फिर शक के बिना पर जिनको अरेस्ट किया जाता है, बड़े बड़े चार्जेस जिनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी ख़राब हो जाती है। लेकिन जब ये पता चलता है कि ये निर्दोष था, तो ये काफ़ी बड़ी हमारे लिए समझिए कि एक जस्टिस फेल्यूर है, एक सिस्टम की एक बहुत बड़ी फेल्यूर है। समझ सकते हैं कि 30 साल एक व्यक्ति जो अपनी जेल में गँवा दिया, तो उसका 30 साल कभी सोच सकते हैं कि अपनी फैमिली के साथ रहता, अपने एम्बिशन पूरा करता, अपने लाइफ़ के सही सही तरीके से यूटिलाइज़ करता, लेकिन ये सारी चीज़ें इन्होंने खो दिया। ठीक है? तो कह सकते हैं कि एक मतलब देखिए अब तमिलनाडु गवर्नमेंट से 2000 तकरीबन 1998 में ये रिपोर्ट कमेटी बैठाई गई। अब कमेटी का भी रिपोर्ट बहुत लेट में इशू किया गया और दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि तमिलनाडु गवर्नर से जब पार्डन जब मांगी जा रही थी तो तमिलनाडु गवर्नर की तरफ से ये चीज़ आ रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट की सलाह से ही जो है पार्डन दिया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई प्रेसिडेंट तक। तो प्रेसिडेंट ने ये कहा कि नहीं, गवर्नर के पास ये पावर था कि वो सेल्फ से अपने डिसीजन ले सकती थी, यानी कि पार्डन दे सकती थी किसको, किसी व्यक्ति को जो प्रिजन में है तो उसको पार्डन दिया जा सकता है। लेकिन इसके खिलाफ जो है टाल-मटाल और फिर लापरवाही चलती रही और फिर एक लंबे टाइम तक बेचारे जेल में रहे और फिर उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इनको पता चला कि ये संलिप्त नहीं थे, तो फिर उनके बाद इनका 30 साल ज़िंदगी का बर्बाद हुआ, सिर्फ़ हमारे सिस्टम की छोटी-छोटी भूल की वजह से। ठीक है? तो ये था पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ये आर्टिकल आप एसोसिएट कर सकते हैं। तो देखिए पॉलिटी में जीएस 2 से आप एसोसिएट कीजिए। अभी कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, अब फार्मर प्रोटेस्ट लंबे टाइम से चल रहा है। तो फार्मर प्रोटेस्ट में देखिए चूँकि 26 जनवरी के दिन में जो जो जितनी भी घटना हुई, इस घटना से काफ़ी जो है हमारी जो सिक्योरिटी है काफ़ी टाइट हो गई, वहाँ पर चीज़ें मतलब बिल्कुल तरीके से जो है उखड़ने लगी थी। लेकिन बाद में फिर से जो है वहाँ पर जो है प्रदर्शन जो है तेज़ हो गया, ठीक है? एक किसान नेता के भावुक हो जाने की वजह से सारी चीज़ें जो है फिर से कंसोलिडेटेड हो गई है और सारी चीज़ें जो है आंदोलन को और मजबूत कर गया है। अब यहाँ पर एक बात की जा रही है कि कुछ पत्रकारों को अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया। देखिए सेडिशन का चार्ज क्या है, 124 आईपीसी। इसके बैकग्राउंड अगर आप देखिएगा, सेडिशन का जो चार्ज लगता है 124, इसमें ये अंग्रेज़ ज़माने का जो है ये पीनल ये जो है कानून है, जिसके तहत अंग्रेज़ उस ज़माने में फ्रीडम फाइटर को सप्रेस करने के लिए, उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए, मुँह को बंद करने के लिए ये सेडिशन का चार्जेज़ उनके ऊपर लगाया करते थे। और ये चार्जेज़ समझिए कि लोकमान्य तिलक के ऊपर भी लगाया गया था, गांधी जी के ऊपर भी लगाया गया था। ये चार्जेज़ जो है पास्ट में बड़े दिग्गज हमारे फ्रीडम फाइटर के ऊपर लगाया गया था। अभी हाल ही में अगर देखें तो कन्हैया कुमार और फिर बाकी सारे को जैसे कि बहुत सारे लोगों के ऊपर चार्जेज़ लगते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है ना कि अभी भी ये सेडिशन का जो है चार्ज लगता है। तो सेडिशन का चार्ज कहा जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है दबाने के लिए, स्वतंत्रता, नागरिक की स्वतंत्रता को दबाने के लिए, फ्री स्पीच को दबाने के लिए आर्टिकल नंबर 19 के खिलाफ जो है ये चीज़ें कह सकते हैं कि कोई कोई भी अब देखिए सेडिशन में जो बातें की जाती है इसमें ये बातें की जाती है कि आपका जो फ्रीडम है, जो बोलने की आज़ादी है, इस बोलने की आज़ादी के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। अब बोलने के लिए अब सरकार 124 के तहत ये कार्रवाई करती है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो स्पीच है, ये सरकार के देशद्रोह भड़काने वाली या फिर देश के खिलाफ या सिक्योरिटी के जो है अस्त व्यस्त पैदा करने वाली या फिर गलत चीज़ें जो है यहाँ पर माहौल बना देने वाली बातें हैं, तो इसके लिए जो है ये चार्जेज लगाई जाती है। अब समझिए कि उपद्रव मचाने की बात है या इनसिक्योरिटी फैलाने की बात है, तो ये कह कर के ये चार्जेज लगाया जाता है। लेकिन अब ये तय करना है कि वो चार्जेज है क्या रेलेवेंट है, जो बातें सरकार कह रही है 124 के तहत जो चार्जेज लगती है और फिर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर फ्री स्पीच आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो संविधान में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, तो इन दोनों के बीच में कितना मतलब बैलेंस है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट देखिए भविष्य में पटना हाई कोर्ट की अगर बात करें तो सेडिशन को जो है क्रिमिनल इन लॉ, यानी कि कहा कि क्रिमिनल के एक्टिविटी में जो है सेडिशन का चार्जेज नहीं लगता है। सेडिशन का चार्जेज उसी एक्टिविटीज़ में लगता है कि जो देश को तोड़ने वाला, देश के लिए, देश के खिलाफ भड़काऊ स्पीच के जो बातें होती है या फिर सरकार के खिलाफ विद्रोह करना, तो इस तरह के मामलों में जो है ये लगाया जाता है। तो पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में संलिप्त पाया जाता है तो सेडिशन के चार्जेस पर नहीं लगते हैं। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर
कोई इरादा करता है कि यानी कि डिस्टर्बेंस पैदा करना है, पब्लिक पीस को जो है भंग करना है, वायलेंस पैदा करना है और इस तरह की भड़काऊ स्पीच इरादतन अगर करता है, ठीक है? यानी कि फ्री स्पीच में आप जो आपका अधिकार है, जो आप बोलने का अधिकार है, वो आप बोलते हैं। लेकिन ये बोलने के अधिकार में आपका नियत ये है कि आप डिस्टर्बेंस पैदा करें, पब्लिक पीस को भंग करें, तो वायलेंस लाने के लिए अगर इस तरह की चीज़ें जो है भड़काऊ स्पीच अगर देते हैं, तो इसको लेकर जो है सेडिशन के बारे में जो है संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें की गई है। लेकिन वो इरादतन है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है? अगर वो बातें ऐसी है जिससे कि डिस्टर्बेंस पैदा होता है, पब्लिक पीस जो है पहले की खराब होता है, वायलेंस होता है, तो ये तय करना काफ़ी जो है पेचीदा मामला है कि कौन सा बात इंसान अब हो सकता है कि कोई अच्छी बात आप कह रहे हो, लेकिन जिसकी वजह से जो है लोग को जो है वो बातें गलत तरीके से उसको पेश कर दिया गया और जिससे कि चीज़ भंग हो जाए, वायलेंस हो जाए, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए। तो कई बार ऐसा होता है। उमर खालिद के केस में हमने देखा था कि वो चीज़ें जो है उसको मैनिपुलेट करके, अब जैसा कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी है, अब वर्ड को मैनिपुलेट कर दिया जाता है और उसको करके जो है चीज़ों को गलत तरीके से पेश कर दिया जाता है। अब इससे भी जो है पहले की माहौल जो है लोगों को गलत मैसेज जाता है और फिर एक तरह का माहौल ख़राब होता है। तो समझ में नहीं आता कि चीज़ें किस तरीके से जो है ये फ्री स्पीच के मामले में आप कहाँ तक जा सकते हैं और सेडिशन के चार्जेस जो लगाया जाएगा, ये किस दायरे तक रहेगा। सरकार का यही कहना है कि आप उपद्रव मचाने के लिए या फिर शांति भंग करने के लिए देशद्रोह एक्टिविटीज़ में संलिप्त पाए जाते तो आज ये चार्जेस लगाया जाता है, लेकिन ये तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी जो कहना है कि इससे भी पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं होता है कि आप इंटेंट इरादा रखते हैं तो ठीक है, ये करने के लिए तो आपके ऊपर जो है ये चार्जेस जायज़ है, लेकिन अगर आप इरादतन ऐसा नहीं करते तो ये चार्जेस जायज़ नहीं है। तो अब जर्नलिस्ट के खिलाफ जो है इनके ऊपर जो 9 जर्नलिस्ट को पकड़ा गया, तो ये 9 जर्नलिस्ट को पकड़ा गया तो इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया। तो ये सरकार ने अशांति फैलाने के लिए ये चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रही है, रिकॉर्डिंग और बाकी सारी चीज़ें। तो ये तय करने वाला जो है जो भी है, तो ये देखना होगा कि ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के खिलाफ तो नहीं है, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में भी जो है कुछ एक रिपोर्टर था जो मिड डे मील की जो था वहाँ पर नमक और रोटी खिलाया जा रहा था, उसको लेकर रिपोर्टिंग करते उनको भी जो उनको उनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई और उनको जो है काफ़ी पीड़ा झेलना पड़ा। तो कह सकते हैं कि ये क्या हुआ कि फ्री स्पीच के भी अगेंस्ट ये बातें हो रही है। सिद्दीक कपन, ठीक है? तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने भी जो है कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ये चलाते हैं, ठीक है? तो हाथरस के मामले में जो इनकी जो रिपोर्टिंग थी, तो इनकी रिपोर्टिंग जो सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था एक बच्ची के साथ, दलित कम्युनिटी के बच्ची शायद थी वो, तो उनके साथ जो भी हुआ, तो इनके इस रिपोर्टिंग के एवज में इनके ऊपर जो कार्रवाई की गई, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट वो काम होता है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आता है, यानी कि आप देश की शांति को भंग करने के लिए देश के खिलाफ जो है चीज़ों को लेकर के चलते हैं, तो उनके खिलाफ ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट होता है। लेकिन एक जर्नलिस्ट के लिए जो कि हाथरस मामले एक जो रेप हुआ था उसको लेकर वो रिपोर्टिंग कर रहा था, उसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट का चार्ज लगना, ये एक फ्री स्पीच को मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के खिलाफ ये काम माना जाता है, ठीक है? तो अब सवाल ये है कि बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट का भी नज़रिया साफ रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके से जो चीज़ें हुई है, तो फ्री स्पीच को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसा कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत फ्री स्पीच को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि फ्री स्पीच और आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट भी जारी की जाती है जब इसका जो है हनन किया जाता है, तो ठीक है? तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर सही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।